साउंड, आवाज। यस, फिजिक्स का एक बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग चैप्टर है साउंड। तो जो आप मेरी आवाज अभी सुन पा रहे हैं, यस, वो साउंड की वजह से ही है। तो क्या है साउंड, आइए समझते हैं। तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कॉजेज सेंसेशन ऑफ हियरिंग। आपको सुनने का सेंस देती है। इट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट्स। अगर कोई बॉडी वाइब्रेट करेगी तो जरूर साउंड पैदा करेगी। एग्जाम्पल, चलिए, आपके गले में यस यहां पर वोकल कॉर्ड है, यहां पर दो यस मसल्स हैं जो मूव करती हैं जब एयर बाहर से, यस, आप मुंह के आगे हाथ रख के देखिए, आपको महसूस होगा कि आपके माउथ से एयर बाहर निकल रही है बोलते समय। तो वो जब एयर जो बाहर निकल रही है, यस, वो वोकल कॉर्ड को हिला रही है और हमारे टीथ, टंग और लिप के एक्शन से हम लोग उनको शब्दों में, यस, सिलेबल्स में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो वाइब्रेशन हुआ। कोई भी बॉडी, यस, जब टू एंड फ्रो मोशन करती है तो वो क्या करती है, यस, वाइब्रेट करती है और साउंड प्रोड्यूस करती है। तो साउंड तो प्रोड्यूस हो गया, बट हमारे कानों तक कब पहुंचेगा, जब क्या मिल जाएगा, उसे एक मीडियम मिल जाएगा अपने प्रोपोगेशन करने के लिए। साउंड को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है। क्या मैं आपको मुंह पे पढ़ा रहा होता, यस, मुंह पे पढ़ा रहा होता, आप मेरे साथ, यस, ऑफलाइन क्लास में होते और मैं आपको, यस, क्लास में ऐसे पढ़ा रहा होता बोर्ड की मदद से, तो क्या आप मेरी आवाज सुन पाते? क्या कहते हैं? नहीं सुन पाते। क्यों नहीं सुन पाते? क्योंकि मून में एयर नहीं है, मून में मीडियम नहीं है जिससे साउंड आप तक ट्रेवल कर पाए। Got it? So मीडियम इज इंपॉर्टेंट। आइए, कोई भी बॉडी समझते हैं, कोई भी बॉडी जब वाइब्रेट करती है तो उसमें होती है फ्रीक्वेंसी। क्या? फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में वो कितना टू एंड फ्रो मोशन करती है, अगर इसको मेजर कर लिया जाए तो वो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज, HZ। यस, फ्रीक्वेंसी का यूनिट है हर्ट्ज। तो साउंड का रेंज, हमारे सुनने की क्षमता, यस, इस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। ऑडिबल रेंज, यस, हमारे कान से, यस, ह्यूमन बींग्स के कान से सुनने का रेंज, कितने तक फ्रीक्वेंसी की रेंज हम सुन सकते हैं। तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक हम सुन सकते हैं। कितना? 20 हर्ट्ज, और मैक्सिमम कितना? 20,000 हर्ट्ज। यस, अगर फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो गई तो उसे क्या कहेंगे? यस, अल्ट्रासोनिक। यस, उस साउंड को अल्ट्रासाउंड कहेंगे। कोई एग्जांपल? कौन ऐसा करता है? बैट्स, डॉल्फिन्स, इवन जो बोट्स, शिप्स, सबमरीन्स होती हैं, उनमें क्या होता है, यस, उन सब में अल्ट्रासाउंड लगा होता है ताकि वो क्या कर सके, फिशेस को और कोस्ट को डिटेक्ट कर सके। तो अल्ट्रासाउंड बहुत काम की चीज है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी, अगर लेस देन 20 हर्ट्ज हो तो क्या होगा? यस, तो उस साउंड को कहेंगे इंफ्रासोनिक। यस, एलिफेंट्स जो होते हैं वो इंफ्रासोनिक साउंड से एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं। यस, आपने और मैंने, यस, वो इंफ्रासोनिक साउंड क्योंकि सुना नहीं होगा, बट यस, एलिफेंट्स जंगल में एक दूसरे को कम्युनिकेट कर लेते हैं। आइए एक फॉर्मूले से जानते हैं वेव वेलोसिटी क्या होती है। सो वेव वेलोसिटी इज फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। यस, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। वेवलेंथ का सिंबल है लैम्डा। यस, अब आप कहेंगे सर कहां है फ्रीक्वेंसी, कहां है वेवलेंथ? तो अगर आप ध्यान से देखें, यस, अगर आप ध्यान से देखें, जब कोई वेव मूव कर रही होती है तो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। क्या आप समुद्र की वेव के बारे में सोच रहे हैं? क्या आप समुद्र की वेव के बारे में सोच रहे हैं? हाँ, कुछ हद तक वैसी ही वेव है ना। या आप क्या करिए, खिड़की पे एक कोने पर आप क्या करिए, रस्सी बांध दीजिए और दूसरे कोने से क्या करिए, रस्सी को ऐसे पुल कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि ऐसा, यस, सांप के आकार का, यस, एस के शेप का पार्टिकल मूव करता हुआ नजर आएगा। यस, ये है वेव फॉर्मेशन। तो साउंड में वेव फॉर्म होती है, साउंड वेव। गॉट इट? अब कैसी साउंड वेव होती है, आइए इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो मैकेनिकल या इलास्टिक वेव, पहला
मैकेनिकल वेव, यस, एक ऐसी वेव जिसके लिए मटेरियल मीडियम अर्थात मीडियम होना जरूरी है। जिस वेव पार्टिकल को प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम चाहिए उन्हें मैकेनिकल या इलास्टिक वेव कहते हैं। आइए ब्रॉडली इसको डिफाइन करते हैं। When particles of medium vibrate, there is change of kinetic energy into potential energy and vice versa. तो मैकेनिकल वेव में क्या होता है? यस, काइनेटिक से पोटेंशियल या पोटेंशियल से काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है? चेंज टेक प्लेस करता है। ऐसी वेव यस कहलाती है मैकेनिकल और इलास्टिक वेव। अब ये दो टाइप की होती है, यस दो टाइप की होती है। सबसे पहले बात करते हैं लॉन्जिट्यूडनल वेव की। लॉन्जिट्यूडनल वेव, यस, जब वेव के पार्टिकल, यस, व्हेन द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अलोंग, क्या कीवर्ड है? वाइब्रेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। इसका मतलब है कि वेव के पार्टिकल उसी दिशा में जा रहे होते हैं, यस, जिस दिशा में वेव के पार्टिकल्स आगे बढ़ रहे हैं। पर वो क्या करते हैं? कहीं वेव के पार्टिकल पास पास में चले आते हैं, हम उसे कहते हैं कंप्रेशंस, और कहीं पे वेव के पार्टिकल्स दूर दूर एक दूसरे से रहते हैं, हम इसे कहते हैं रेयरफैक्शंस। तो क्या बनाते हैं? फॉर्मिंग कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस। तो अभी आप जो मेरी आवाज सुन पा रहे हैं अपने मोबाइल से, तो वो साउंड वेव्स जो है आपके कानों पे जो जा रही है वो लॉन्जिट्यूडनल वेव्स है। यस, लॉन्जिट्यूडनल वेव है। तो लॉन्जिट्यूडनल वेव का एग्जांपल साउंड वेव्स इन एयर, यस, साउंड वेव इन सॉलिड्स और साउंड वेव इनसाइड अ लिक्विड। यस, अगर पानी के अंदर आप हैं और आपके पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप बोल सके, आप आवाज दे सके, और वो साउंड वेव अंदर ही अंदर क्या होगी? लॉन्जिट्यूडनल वेव के द्वारा, यस, इनसाइड द लिक्विड लॉन्जिट्यूड वेव द्वारा ट्रेवल की जा सकती है। आइए अब ट्रांसवर्स वेव जानते हैं। तो when the particles of the medium vibrate normal, yes, कीवर्ड क्या है? normal to the direction। यहां पे पार्टिकल ऑफ वेव नॉर्मल जाते हैं, यस, नॉर्मल मतलब होता है परपेंडिकुलर जाते हैं, यस, ऊपर जाना पार्टिकल का और फिर वापस क्या हो जाना? नीचे चले आना। तो जितना वो अपने मीन पोजीशन से ऊपर चले जाते हैं, अवे चले जाते हैं, उतना ही उसका एम्पलीट्यूड होता है। यस, एम्पलीट्यूड मींस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। यस, मीन पोजीशन से जितना ऊंचा चले जाएंगे उससे उनका एम्पलीट्यूड हो जाएगा। और अगर पार्टिकल नॉर्मल मूव कर रहे हैं, यस, नॉर्मल मैंने बताया परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, है ना, तब क्या हो जाएगा? तब वो क्रेस्ट फॉर्म करेंगे और ट्रफ फॉर्म करेंगे। क्रेस्ट, यस, टॉप ऑफ द वेव, यस, वेव के जो टॉप पार्ट होता है उसे कहते हैं क्रेस्ट, और वेव का जो बॉटम पार्टिकल होता है उसे कहते हैं ट्रफ। ट्रफ सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है वेव का और क्रेस्ट सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट होता है। और दो सक्सेसिव क्रेस्ट, यस, ये भी क्रेस्ट है, इन दोनों के बीच की यस डिस्टेंस को कहते हैं वेवलेंथ। दो सक्सेसिव क्रेस्ट हो चाहे दो सक्सेसिव ट्रफ हो, उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को कहते हैं वेवलेंथ। तो क्या हो रहा है? क्रेस्ट और ट्रफ फॉर्म करता है ट्रांसवर्स वेव, क्रेस्ट और ट्रफ फॉर्म करती है। एग्जांपल, यस, साउंड वेव्स इन सॉलिड। सॉलिड के अंदर भी साउंड वेव ट्रेवल करती है। यस, अगर आप किसी आयरन के पार्टिकल को या किसी बड़े लोहे की रॉड को एक कोने पे टैप करिए और दूसरे कोने पे कान लगाए कोई व्यक्ति, तो उसको आपकी आवाज सुनाई देगी। यस, वो सॉलिड पार्टिकल्स में साउंड ट्रेवल कर रहा है। तो ट्रांसवर्स वेव वहां फॉर्म हो रही है, या साउंड पार्टिकल्स, साउंड वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, पानी के सरफेस पे जो साउंड वेव ट्रेवल करती है। यस, आपने लहरें देखी हैं, यस, जो समुद्र में उठ रही हैं, वो भी क्या कर रही हैं? ट्रांसवर्स वेव्स हैं। तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, आप जानते हैं, और साउंड जो आप सुन पा रहे हैं वो यस लॉन्जिट्यूडनल वेव है, जो यस आपके मोबाइल से निकल के आपके कानों तक, यस, आपके कानों तक पहुंच रही है। तो क्या साउंड भी लाइट की तरह रिफ्लेक्शन करती है? क्या साउंड वेव्स भी लाइट की तरह टकराकर सरफेस से बाउंस बैक कर जाती है? करेक्ट, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो
साउंड वेव्स भी लाइट की तरह यस एक सरफेस से टकराकर, यस सरफेस स्मूथ हो, पॉलिश्ड हो, रफ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट क्या होना चाहिए, सरफेस की एरिया बड़ी होनी चाहिए, यस लार्जर देन दी वेवलेंथ होनी चाहिए। बस रिफ्लेक्शन के लिए यह रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है। तो लाइट की तरह साउंड वेव्स भी यस बाउंस बैक करती हैं, मीडियम पर वापस आ जाती हैं, और हम इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दो होते हैं, पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दूसरा दैट इंसिडेंट रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो यही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन साउंड वेव्स पर भी अप्लाई होते हैं। तो आइए देखते हैं यस डेफिनेशन, द रिटर्न ऑफ साउंड वेव्स ऑन स्ट्राइकिंग अ सरफेस बैक इन द सेम मीडियम। सिंपल है, साइज ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस वेवलेंथ से बड़ा बहुत होना चाहिए, बस ये एक बहुत एसेंशियल कंडीशन है। तो कहां यूज होता है इसका, यस मेगाफोन में, यस मेगाफोन जो बजाने वाला होता है जिसमें आवाज दूर दूर तक पहुंचती है, साउंड बोर्ड्स में, इवन ईयर ट्रम्पेट्स में, यस ये सब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव के प्रिंसिपल पर बने हुए हैं। आइए समझते हैं अब इको। क्या इको भी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है? इसका मतलब है कि आपने जो आवाज अपनी दोबारा सुनी, ओरिजिनल साउंड के साथ ही सुन ली, क्या वो इको है? नहीं, वो इको नहीं है। अच्छा, आप अपने कमरे में बैठे हैं और यस एक बार जोर से आवाज लगाइए, हेलो करके देखिए जरा, तो अपने कमरे में करके देखो, यस तुम करके देखो, जहां बैठे हो वहां पे आवाज लगा के देखो अपने कमरे में, हेलो, क्या इको हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो आओ समझते हैं इको क्या है और इको के कंडीशंस क्या है, कब इको होगा। इको चलिए, द साउंड हर्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्स्टेकल आफ्टर द ओरिजिनल साउंड हैज स्टॉप्ड। ध्यान देने वाली बात क्या है कि साउंड आपको दोबारा यस सुनाई दे रहा है, कब? जब ओरिजिनल साउंड बंद हो गई है उसके बाद, गॉट इट, तब उसे कहेंगे इको। आइए कुछ कंडीशंस जानते हैं कब कब इको होता है। याद रखिएगा, जब भी साउंड वेव इको कर रही है तो इसका मतलब है एक बार साउंड वेव्स गई ऑब्स्टेकल से, यस जो दूर में वॉल है, हिल है ना, उससे टकराई और वापस आई, टकरा करके साउंड वेव वापस आई। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उन्होंने? डबल डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो अगर वेव वेलोसिटी, यस साउंड वेव की वेलोसिटी निकालनी हो इको के केस में, तो फॉर्मूला हो जाएगा v, दैट इज वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इज इक्वल टू 2 इंटू डी। यस डिस्टेंस का ट्वाइस हो जाएगा, डिस्टेंस दो गुना हो जाएगा, एक बार जाने का साउंड वेव का, एक बार साउंड वेव का वापस आने का। तो इको के केस में 2d, यस डिस्टेंस का ट्वाइस अपॉन टाइम कर देंगे, वरना स्पीड का फॉर्मूला तो d अपॉन t, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यहां पर ट्वाइस इसलिए हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस का दो गुना हो जाएगा। तो कंडीशंस फॉर इको, यस आपके कमरे में इको क्यों नहीं हो रहा है जब हेलो आप कह रहे हैं? तो नहीं हो रहा ना इको, बट किसी आप नए घर में या किसी बड़े हॉल में आप जाएं और वहां पे आवाज लगाएं, हेलो हेलो, आपको आवाज थोड़ी देर सुनाई देगी, तो इको वहां हो रहा है। तो आइए जानते हैं ऐसा क्यों हो पा रहा है। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुड बी एट अ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ 17 मीटर। जो बोलने वाला व्यक्ति है, यस जैसे मैं आवाज लगा रहा हूं, तो साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी से जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जैसे कि सामने की वॉल है, वो कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर होनी चाहिए। तो जिस कमरे में आप बैठे हैं, यस जहां आप अपना ये वीडियो देख रहे हैं, वो रूम यूजुअली 5 मीटर 6 मीटर, यस यही हमारे रूम का या हॉल का हमारा साइज है। ठीक है, अगर आपके घर में नया कोई हॉल बना है और बड़ा हॉल है, यस तो वहां पर इको हो सकता है। ठीक है, डिस्टेंस कितना होना चाहिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस का? 17 मीटर का, 17 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। और इको दोबारा सुनाई जो देता है उसे कितनी देर में आना चाहिए? द इको इज हर्ड आफ्टर एटलीस्ट 0.1 सेकेंड। यस इको 0.1 सेकेंड बाद हमारे पास वो रिफ्लेक्टेड साउंड 0.1 सेकेंड बाद हमारे कानों पे आनी चाहिए, है ना।
आफ्टर द ओरिजिनल साउंड। याद रखिएगा, ओरिजिनल साउंड के साथ ही अगर आवाज सुनाई दे रही है तो वो इको नहीं है। और इस ओरिजिनल साउंड बंद हो गई है, स्टॉप हो गई है, और उसके बाद दूसरी आवाज आपको सुनाई दे रही है, तो उसे कहेंगे इको। ये 0.1 सेकंड का क्या चक्कर है? यस, क्योंकि किसी भी आवाज का सेंसेशन हमारे कानों पे, किसी भी आवाज की जो सेंसेशन है वो 0.1 सेकंड तक हमारे कानों तक रहती है। ठीक है, इसलिए अगर 0.1 सेकंड बाद आएगी आवाज तो हमें क्या होगा, वो सेकंड साउंड क्लियरली सुनाई देगी। तीसरा इंपॉर्टेंट कंडीशन, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस मस्ट बी बिगर देन द वेवलेंथ। यस, इस पॉइंट को मैंने ऊपर भी बताया था आपको कि जो सरफेस से साउंड टकरा के आ रही है, अर्थात जो ऑब्स्टेकल है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वो बहुत बड़ा होना चाहिए। किससे बड़ा होना चाहिए? वेवलेंथ ऑफ दिस साउंड से बड़ा होना चाहिए। एग्जांपल, चलिए, कभी आप पहाड़ों पे गए हैं? यस, कोई कुल्लू मनाली या कोई ऐसे पॉइंट्स पे गए होंगे, तो वहां हिल स्टेशंस पे कुछ ऐसे पर्टिकुलर स्पॉट्स हैं, कुछ ऐसे पहाड़ के इलाके हैं जहां पर इको पॉइंट होता है। सुना है ना आपने इको पॉइंट? यस, वहां पर आप जाके चिल्लाइए हेलो, तो आपको हेलो हेलो कई बार आवाज सुनाई देती है। कहीं ऐसा गए हैं आप? यस, अगर कहीं गए हैं तो आपको ध्यान होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे खड़े होकर के चिल्लाने से क्या होता है, जो दूर पहाड़ होंगे, यस, जो आप डिस्टेंट में देख रहे हैं, पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, वहां से साउंड आपकी टकरा करके वापस आ रही है। वो ऑब्जेक्ट, ऑब्वियस सी बात है, ये क्या कर रहा है, ये तीनों कंडीशन पूरी कर रहा है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस ज्यादा दूर है 17 मीटर से, क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस 17 मीटर है। इको 0.1 सेकंड के बाद आ रहा है, जो सेकंड साउंड आ रही है वो 0.1 सेकंड के बाद आ रही है। और तीसरा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो पहाड़ है, जो कि बहुत बड़ा सरफेस है। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का बड़ा होना बहुत जरूरी है। आइए लाइट और साउंड वेव्स में भी डिफरेंस जानते हैं। अच्छा, जब बिजली कड़कती है तो होता क्या है जानते हैं? दोनों एक साथ होती है, बिजली भी कड़क रही होती है और यस, थंडर की गड़गड़ाहट की आवाज भी आती है। तो यूजुअली आप देखते हैं कि बिजली के कड़कने का जो फ्लैश है वो आपको पहले दिखता है और साउंड आपको, यस, थंडर का साउंड आपको बाद में सुनाई देता है, जबकि दोनों एक साथ प्रोड्यूस होता है पहाड़ों बादलों में। ऐसा क्यों? क्या आप जानते हैं? यस, तो आई एम वेटिंग फॉर दिस आंसर। यस, अगर आप मुझे इस डिफरेंस को भी समझेंगे तो आपको कुछ क्लू भी मिल जाएगा। क्या बताना है आपको? वाई द फ्लैश ऑफ लाइट इज सीन बिफोर द थंडर। ठीक है, थंडर के सुनने से पहले आप फ्लैश और लाइट को क्या पहले क्यों देख लें, जबकि दोनों साथ प्रोड्यूस होते हैं? आइए डिफरेंसेस समझते भी हैं इस पॉइंट को। तो लाइट वेव्स, यस, जो बिजली, यस, आपने जैसे टॉर्च जलाया तुरंत रोशनी दिखाई देने लगती है ना, तो वो लाइट वेव्स हैं। तो लाइट वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। यस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जबकि साउंड वेव्स कैसी होती हैं? मैकेनिकल वेव्स होती हैं। लाइट वेव्स ट्रेवल इन वैक्यूम कर सकती हैं क्योंकि उनको मीडियम की जरूरत नहीं होती है, जबकि साउंड वेव्स को मटेरियल मीडियम चाहिए। इसका मतलब साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता है। इसका मतलब यह भी आया कि अगर मून पे मैं आपको पढ़ाऊं तो मेरी आवाज आप नहीं सुन पाएंगे। आपको लगेगा कि सर का मुंह तो चल रहा है पर सुनाई नहीं दे रहा है, बट क्योंकि इस मून पे क्या है, एयर नहीं है। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा होती है। यस, स्पीड ऑफ लाइट इज वेरी हाई, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जबकि स्पीड ऑफ साउंड उसके कंपैरिजन में बहुत कम होती है। कितनी होती है? 330 मीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा, स्पीड ऑफ साउंड वेरिएबल है, टेम्परेचर के हिसाब से वो चेंज भी होती रहती है, बट अप्रोक्सीमेटली रूम टेम्परेचर पे 330 मीटर पर सेकेंड है। लाइट, यस, लाइट की वेव्स ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, जिसमें वेव पार्टिकल परपेंडिकुलर, यस, नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन मूव करते हैं। जबकि साउंड वेव्स कैसी होती हैं? साउंड वेव्स में पार्टिकल्स पास और दूर जाते रहते हैं, जिसे हम कहते हैं कंप्रेशन, रेयरफैक्शन। कंप्रेशन, रेयरफैक्शन। यस, साउंड पार्टिकल्स, यस, साउंड वेव्स में जो मीडियम ऑफ द पार्टिकल्स हैं वो लॉन्जिट्यूडनल वेव्स के द्वारा, यस, आपके और मेरे कानों तक पहुंच रहे हैं। क्या आप इस नोट्स को कॉपी करना चाहते हैं? यस, अब मैं स्क्रीन से हट रहा हूं और आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट इसका लेकर, यस, इस नोट्स को कॉपी कर सकते हैं। फिजिक्स के किसी भी चैप्टर को समझने के लिए चैप्टर का नाम लिखिए और बाय सर तरुण पंडित टाइप करिए।
आइए जानते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। यस, जिन वेव्स की फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है उन्हें हम कहते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो ये अल्ट्रासोनिक वेव्स क्यों इतनी यूजफुल है, आइए जानते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज से आपको पता चल जाएगा कि ये बहुत यूजफुल है हमारे लिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी है दे कैन ट्रेवल अनडेविएटेड थ्रू अ लॉन्ग डिस्टेंस, अर्थात दूर तक ये ट्रेवल कर सकती है बिना कहीं बेंट हुए, जैसे कि टॉर्च से निकली लाइट। और क्या कर सकती है, दे आर नॉट एब्जॉर्ब्ड इजिली इन अ मीडियम। नेक्स्ट, दे आर मोर एनर्जेटिक देन ऑडिबल साउंड। यस, याद रखिएगा स्पीड ऑफ साउंड फिक्स है, ठीक है। जो स्पीड ऑफ साउंड वेव्स हैं, जो ऑडिबल रेंज हम सुन सकते हैं, वही सेम अल्ट्रासोनिक साउंड की भी, अल्ट्रासोनिक वेव्स की भी स्पीड है। बट अंतर क्या है कि इसमें ज्यादा एनर्जी है, ये किसी सरफेस द्वारा एब्जॉर्ब नहीं होता है और अनडेविएटेड रहता है, ट्रेवल करता है। एंड लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात, दे कैन बी लिमिटेड और दे कैन बी कन्फाइंड टू अ नैरो बीम। जैसे मैंने कहा था, टॉर्च की लाइट या लेजर लाइट की तरह आप एक कॉन्सेंट्रेटेड बीम ऑफ लाइट जैसे छोड़ सकते हैं, वैसे ही ये अल्ट्रासोनिक वेव्स भी कॉन्सेंट्रेटेड बीम की तरह जाती हैं, ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करती हैं और वापस आ जाती हैं। बट तो ये प्रॉपर्टी है जो इसको औरों से अलग बनाती है। आइए इन प्रॉपर्टीज का हम क्या अपने नेचर में, अपने आसपास यूज करते हैं और हो रहा है, इसको जानने के लिए समझते हैं। यूज ऑफ इकोज बाय बैट, डॉल्फिन्स एंड इवन फिशरमैन्स। बैट्स, यस, चमगादड़, आपको मालूम ही होगा कि बैट्स अल्ट्रासोनिक साउंड, अल्ट्रासोनिक वेव्स पैदा करते हैं। और यही वेव्स क्या करती हैं, जब वो फ्लाई कर रहे होते हैं तो वो ये अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, जिससे वो टकरा करके साउंड वेव्स उनके कानों तक आ जाती है। क्योंकि ये नैरो बीम में जाती हैं, बिना किसी सरफेस से एब्जॉर्ब हुए बाउंस बैक हो जाती हैं, तो उनके कानों तक आ जाती हैं। अगर ये साउंड वेव्स जल्दी लौट के, ये साउंड वेव्स जल्दी लौट के उनके कानों तक पहुंच जा रही हैं, तो बैट समझ जाते हैं, चमगादड़ समझ जाते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है, जो ऑब्स्टेकल है, वो नजदीक है उनके। और अगर कहीं डार्क में उन्हें फ्लाई करना है तो वो इसी का यूज करते हैं। इवन अपना शिकार भी, अपना प्रे भी जो है वो इसी का इस्तेमाल करके कर लेते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव्स छोड़ते रहते हैं और उसके रिटर्न से पता लगा लेते हैं कि वो ऑब्जेक्ट कितना दूर है। तो बैट्स कैन फाइंड ऑब्स्टेकल एंड लोकेशन इन द डार्क बाय साउंड रेंजिंग। इस प्रोसेस का नाम रखा गया है साउंड रेंजिंग। इवन डॉल्फिन्स, समुद्र में जो डॉल्फिन्स हैं, they can find their enemy, their prey and the obstacle using these ultrasound waves. Even जो फिशरमैन होते हैं, उनकी बोट्स में एक अल्ट्रासाउंड एमिटर लगा होता है। अल्ट्रासाउंड एमिटर अल्ट्रासाउंड को लगातार क्या करता रहता है, एमिट करता है, छोड़ता रहता है। और एक रिसीवर लगा होता है अल्ट्रासाउंड, जो कि क्या करता है, इस एमिटेड साउंड वेव्स को जब जाके टकरा करके वापस आती हैं, बाउंस बैक करती हैं, तो वो रिसीवर क्या करता है, उस साउंड वेव को कैच कर लेता है और इसके जाने और आने, साउंड वेव के जाने और आने के टाइम से वो कैलकुलेट कर लेता है कि ऑब्स्टेकल कितना दूर होगा। तो ये हेल्प करता है फिशरमैन्स को जानने में कहीं आसपास मछलियों का भंडार तो नहीं है, कहीं आसपास नजदीक में शोर तो नहीं है। तो फिशरमैन कैन फाइंड द shoal ऑफ फिश यूजिंग द अल्ट्रासोनिक वेव्स। इवन जब समुद्र में जब बड़ी बड़ी शिप्स जाती हैं, तो उन सब में अल्ट्रासोनिक एमिटर भी लगा होता है और रिसीवर भी लगा होता है। ये अल्ट्रासोनिक एमिटर और रिसीवर हेल्प करता है उनको समुद्र की गहराई नापने में। कहीं रास्ते में आइसबर्ग तो नहीं है, कोई बड़ा ऑब्स्टेकल तो नहीं है, तो वो सब किससे मदद से जान सकते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स की मदद से। गॉट इट? तो यूज ऑफ इको बाय सोनार एंड रडार। आइए, सोनार तो आपने नाम सुना ही होगा, चलिए बताता हूं। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सोनार का फुल फॉर्म है। एसओ के लिए हो गया साउंड,
और NA हो गया नेविगेशन एंड R इज रेंजिंग। तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, अल्ट्रासाउंड वेव्स जो होती हैं ये आर सेंड इन द सी। यस, समुद्र में अल्ट्रासाउंड क्या करते हैं, निकलती रहती हैं अल्ट्रासाउंड एमिटर द्वारा। यस, मैंने कहा था बड़ी बड़ी शिप्स में अल्ट्रासाउंड एमिटर्स लगे होते हैं एंड दे आर रिसीव्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन। वो ऑब्स्टेकल से टकरा करके साउंड वापस रिसीव होती है रिसीवर द्वारा, अल्ट्रासाउंड रिसीवर द्वारा। दोनों ही यस शिप में नजदीक नजदीक लगे होते हैं, एमिटर और रिसीवर। फिर क्या होता है, द डेप्थ ऑफ द सी कैन बी फाउंड बाय इको डेप्थ साउंडिंग। और इस प्रोसेस से समुद्र की गहराई नापी जा सकती है। यस, समुद्र में कोई ऑब्स्टेकल है, यस, और कितना दूर है वो ऑब्स्टेकल, ये नापा जा सकता है। मेथड का नाम है सोनार। आइए अगला मेथड है रडार। यस, रडार, दैट इज RA, दैट इज रेडियो, D दैट इज डिटेक्शन एंड R रेंजिंग। तो रेडियो वेव्स, यस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के द्वारा यस सेंड करके हम जान सकते हैं कि हमारा ऑब्स्टेकल है कि नहीं है, और ऑब्स्टेकल है तो वो कितने रेंज में है, कितने डिस्टेंस में है, इसको जाना जा सकता है। आपको पता होगा कि जब दुश्मन का हवाई जहाज हमारे देश की सीमा में घुस जाता है तो हमारे रडार बता देते हैं, हमारी आर्मी को अलर्ट कर देते हैं यस कि दुश्मन का हवाई जहाज आ गया है हमारे देश के अंदर, वो कहां उड़ रहा है, कितनी गति से उड़ रहा है, यस, उसकी हाइट क्या है, ये सब बता देता है कौन, रडार। गॉट इट। तो रडार भी सोनार की तरह ही काम करता है, इसमें एमिटर भी होता है और रिसीवर भी लगा होता है। बट मैंने कहा इसमें यस रेडियो वेव्स का इस्तेमाल होता है, माइक्रो यस जो बहुत दूर तक चली जाती वेव्स है उनका इस्तेमाल होता है। अल्ट्रासोनिक वेव्स मेडिकल की फील्ड में भी बहुत चमत्कार कर रही हैं। क्या आपको मालूम है, जब लोगों को पथरी हो जाती है, स्टोन हो जाना है ना, किडनी में स्टोन हो जाना, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाना, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, यस अल्ट्रासाउंड से पता लगाते हैं कि स्टोन कहां है, स्टोन की साइज क्या है, मालूम है आपको ना। तो इसीलिए अल्ट्रासाउंड आज मेडिकल फील्ड में बहुत चमत्कार कर रहा है। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज्ड फॉर इमेजिंग द ह्यूमन ऑर्गन्स। यस, हार्ट का, लंग्स का, लिवर का क्या कर सकते हैं, इमेज बना सकते हैं। इवन मदर्स ये जान सकती हैं कि उनका न्यूबॉर्न बेबी सही है कि नहीं है, सही ग्रोथ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यस, किसकी मदद से, अल्ट्रासोनिक वेव्स की मदद से उसका इमेज बन जाता है, यस, उसकी तस्वीर बन जाती है, उस ऑर्गन की तस्वीर बन जाती है अल्ट्रासोनिक वेव्स के द्वारा। यस, इस प्रोसेस का नाम रखा गया है अल्ट्रासोनोग्राफी। यस, जिसमें उस इमेज, उस बॉडी के ऑर्गन का इमेज बन जाता है। यस, और हार्ट का अगर इमेज जानना है, हार्ट कैसे काम कर रहा है इसको जानना है, तो इकोकार्डियोग्राफी। यस, ये क्या करता है, इट इज यूज्ड फॉर द इमेज ऑफ द हार्ट। अगर आपको हार्ट के वर्किंग, उसकी इमेज जाननी है तो आपको लगाना पड़ेगा इकोकार्डियोग्राफी। साउंड तो आप जान गए कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि सेंसेशन ऑफ हियरिंग पैदा करती है। बट क्या आप जानते हैं कि साउंड की वेव यस एयर में हमारे कान तक कैसे ट्रेवल करती है? यस, आज का मेरा क्वेश्चन आपके साथ यही है। आपको बताना है दी यस वेव थ्रू विच द साउंड इज ट्रांसमिटेड इन दी प्रोपोगेटेड इन दी एयर। तो चलिए, I am sure many of you have seen my earlier videos and you know the answer. तो बिगिन करते हैं नेचुरल वाइब्रेशंस, अर्थात टू एंड फ्रो। यस, अगर एक बॉब, यस एक मेटल बॉब आपने क्या कर दिया है, थ्रेड से सस्पेंड कर दिया है और आप देखें कि वो टू एंड फ्रो मूव कर रहा है, आप इसे कहेंगे वाइब्रेशंस। तो नेचुरल वाइब्रेशंस क्या है, तो जब वो सेम फ्रीक्वेंसी के साथ और सेम एम्पलीट्यूड पर वाइब्रेट करता रहे तो वो कर रहा है नेचुरल वाइब्रेशन। कुछ एग्जांपल, चलिए, आपके पास है एक ट्यूनिंग फोक। यस, ट्यूनिंग फोक, आप उसको जोर से एक रबर पैड से स्ट्राइक करिए और आप देखेंगे कि ट्यूनिंग फोक बहुत तेजी से क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। किसी दूसरे ट्यूनिंग फोक के साथ भी अगर आप ऐसा करते हैं
तो उसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? यस, अलग अलग होगी, क्योंकि यस हर बॉडी का अपना एक अलग क्या है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, उसका अपना एक अलग एम्पलीट्यूड है। इसे हम लोग फ्री वाइब्रेशंस के नाम से भी जानते हैं। तो आइए डेफिनेशन के साथ आगे बढ़ते हैं। नेचुरल या फ्री वाइब्रेशंस, द पीरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट। अगर किसी भी बाहर कोई बाहरी ताकत, कोई फोर्स न लगाई गई हो और बॉडी क्या हो? नेचुरली वाइब्रेट करती रहे, तो उसको कहेंगे नेचुरल या फ्री वाइब्रेशन। द पीरियड ऑफ वाइब्रेशन डिपेंड ऑन शेप एंड द साइज ऑफ द बॉडी। इसकी फ्रीक्वेंसी, इसका टाइम पीरियड साइज पे और शेप पे डिपेंड करता है। इट अकर्स ओनली इन वैक्यूम। अरे सर ये कैसी बात है? नेचुरल वाइब्रेशंस सिर्फ वैक्यूम में होता है सर, ऐसा क्यों? तो क्योंकि अगर बॉडी इन एयर होगी, है ना, लेट्स से आपने क्या किया, एक पेंडुलम को क्या कर दिया? टू एंड फ्रो करने के लिए छोड़ दिया, क्या वो हमेशा उसी पोजीशन पर रहता है? क्या ऑब्जर्व करते हैं आप कुछ देर बाद? क्या देखते हो तुम थोड़ी देर बाद? क्या होता है? धीरे धीरे उसके एम्पलीट्यूड कम होने लगते हैं, थोड़ी देर बाद और कम, और आखिरी में क्या होता है? वो अपनी मीन पोजीशन पे आके रुक जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि एयर उसको क्या कर रहा है? ये रेजिस्टेंस दे रहा है, फ्रिक्शन पैदा हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो जा रहा है? उसकी एनर्जी कम होती जा रही है और वो एक मीन पोजीशन पे आकर के रुक जा रही है बॉडी। हो गया? इसका मतलब है कि एयर में बॉडी नेचुरल या फ्री वाइब्रेशन से मूव नहीं कर सकती है। सो इट अकर्स ओनली इन वैक्यूम, प्रेजेंस ऑफ मीडियम, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ मीडियम कॉजेज रेजिस्टेंस, सो एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस। जबकि मैंने कहा था नेचुरल वाइब्रेशन में न एम्पलीट्यूड कम होगा और न फ्रीक्वेंसी कम होगी, दे विल रिमेन दी सेम। एम्पलीट्यूड the maximum displacement of the vibrating body from its mean position। जो आपने बॉब का एग्जांपल देखा, बॉब जितना मैक्सिमम आप दूर ले जा सकते हैं अपने मीन पोजीशन से, उस डिस्टेंस को कहते हैं एम्पलीट्यूड। एग्जांपल, ट्यूनिंग फॉर्क व्हेन स्ट्रक अगेंस्ट अ रबर पैड, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मूव करेगा। एक पियानो, कीज ऑफ पियानो का आप दबाइए, गिटार या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को एक सिंगल आप स्ट्राइक मारिए तो क्या करेगा? एक टुंग सी आवाज आएगी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। बट याद रखिएगा मैंने कहा कुछ देर बाद वो आवाज कम हो जाएगी, क्योंकि मैंने कहा इट अकर्स ओनली इन वैक्यूम। आइए एक एग्जांपल से देखते हैं। ये एक स्ट्रिंग है जो आपको ब्लैक रंग की बीच में दिख रही है, एक सिंगल स्ट्रिंग है एक फिक्स्ड लेंथ की, और हमने क्या किया? प्लग्ड फ्रॉम द मिडिल कर दिया, बीच से उसको क्या कर दिया? ऐसे देखिए, प्लग कर दिया, दो पॉइंट पर स्ट्रिंग को टाई कर दिया टाइटली, और बीच से उसको क्या कर दिया? थोड़ा सा प्लग कर दिया, तो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी के साथ ये वाइब्रेट करने लगेगी। तो इस फ्रीक्वेंसी को कहेंगे सिंगल फ्रीक्वेंसी नोट होगी, और हम इसे कहेंगे प्रिंसिपल नोट। प्रिंसिपल नोट। अगर इसी लेंथ को हम क्या करें? 1/4 से, उसकी लेंथ के 1/4 से क्या करें? प्लग कर दें, अर्थात 1/4 से क्या करें? उसको खींच दें ऊपर की तरफ और फिर छोड़ दें। क्या होगा? अब वो एक नहीं दो फ्रीक्वेंसी पैदा करेगी। याद रखिएगा 1/4 से प्लग करना है, तो अब फ्रीक्वेंसी कितनी है? देखिए 2 टाइम्स है, 1 इधर है एंड सेकंड इधर है। तो टाइम पीरियड तो सेम है इसमें, पर ये देखिए वाइब्रेशंस अब 2 हो गए। यहां पे वाइब्रेशंस कितना था? 1 था, तो फ्रीक्वेंसी 1 है, यहां पे नंबर ऑफ वाइब्रेशंस 2 है, तो फ्रीक्वेंसी 2 हो गई है। इसको कहते हैं फर्स्ट सब्सिडरी। प्रिंसिपल नोट के बाद आता है फर्स्ट सब्सिडरी। नेक्स्ट आता है अगर 1/6 ऑफ द लेंथ, इस पूरी लेंथ का 1/6 पोजीशन से क्या करें? उसको प्लग कर दें, उसको स्ट्राइक कर दें, तो क्या होगा? आप देखें फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स हो जाएगी। देखिए 1, 2 और 3, फ्रीक्वेंसी थ्राइस हो जाएगी, याद रखिएगा, और इसको कहेंगे सेकेंड सब्सिडियरी। गॉट इट? आइए
एक सिंपल डायग्राम से आपको बताते हैं यस कि नेचुरल या फ्री वाइब्रेशंस क्या होता है। ये रहा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, यहां लिखा मैंने डिस्प्लेसमेंट, ये रहा टाइम, ये ओरिजिन पोजीशन है, मीन पोजीशन है जो आप लाइन देख रहे हैं, और ये बॉडी जो मैक्सिमम दूर जा रही है इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। यस, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। देखा, यहां भी एम्पलीट्यूड है। यस, ऊपर का एम्पलीट्यूड पॉजिटिव है और नीचे वाला एम्पलीट्यूड नेगेटिव है। ये रहा नेगेटिव एम्पलीट्यूड। देखा आपने, मैंने ए लिख दिया। तो क्या है एम्पलीट्यूड सब जगह, जरा ध्यान से देखिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर तरफ एम्पलीट्यूड आपको एक जैसा ही दिखाई देगा, चाहे ऊपर चाहे नीचे। तो इसका मतलब है कि ये नेचुरल वाइब्रेशन कर रहा है ना। तो द एम्पलीट्यूड एंड द फ्रीक्वेंसी इन नेचुरल वाइब्रेशंस रिमेन कांस्टेंट, इसीलिए इसको फ्री और नेचुरल वाइब्रेशंस कहते हैं। डैम्प्ड वाइब्रेशन, यस, एक ऐसी वाइब्रेशन जो धीरे 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 क्या हो जाए, कम होती जाए और अल्टीमेटली आकर के रुक जाए। यस, हमारे आसपास यही हो रहा है। आप एक ट्यूनिंग फॉर्क लीजिए और उसको रबर पैड से स्ट्राइक करिए और थोड़ी देर होल्ड करके रखिए। क्या देखेंगे आप, थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, उसका वाइब्रेशन धीरे धीरे करके बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो गया उसका वाइब्रेशन? क्योंकि एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाइड नहीं हो रही है, बल्कि क्या हो रहा है, रेजिस्टिव फोर्स के द्वारा, फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा वो कम टू अ स्टैंड स्टिल कर जा रहा है। आइए डैम्प्ड वाइब्रेशंस का डेफिनेशन देखते हैं। द पीरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी ऑफ डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड, यस, उसका जो डिस्टेंस था मीन पोजीशन से धीरे 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 करके क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इन द प्रेजेंस, यस, डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड इन द प्रेजेंस ऑफ अ रेजिस्टिव फोर्स, क्योंकि यस, मैंने कहा हमारी एयर एक रेजिस्टिव फोर्स का काम कर रही है, फ्रिक्शन फोर्स का काम कर रही है। द एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस, तो एम्पलीट्यूड कम क्यों हो रहा है, ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स। एक एग्जांपल, यस, सिंपल पेंडुलम वाइब्रेटिंग इन द एयर। यस, आप एक पेंडुलम लीजिए यस, और एक बॉब को क्या करिए, वाइब्रेट करने के लिए छोड़ दीजिए। क्या देखेंगे आप, थोड़ी बार देखेंगे कि धीरे 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 उसका एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में यस, एम्पलीट्यूड डिक्रीज करता जा रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम, और देखेंगे कि बॉडी कम टू अ स्टैंड स्टिल कर जा रही है। एक एग्जांपल और आपके लाइफ का, यस, आप एक स्विंग में बैठे हैं, एक झूले में बैठे हैं, है ना। आपके स्कूल में भी शायद स्विंग होगा जिसमें जूनियर क्लास के बच्चे काफी झूलते हैं, है ना। हमारे घरों में भी काफी सारे लोगों के घर में यस वो झूला है ना। एक बार आप झूल जाइए उस झूले में थोड़ा सा मूवमेंट करने के बाद, फिर थोड़ी देर बाद देखेंगे कि क्या हो जाएगा, वो अपने आप धीरे होने लगेगा और कुछ देर बाद क्या हो जाएगा, कम टू अ स्टैंड स्टिल कर जाएगा। सेम कंडीशन है डैम्प्ड वाइब्रेशन, ठीक है। आइए अब बढ़ते हैं डैम्प्ड वाइब्रेशन के बाद फोर्स्ड वाइब्रेशन। जैसा कि नाम लिखा है, एक ऐसा वाइब्रेशन जो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की वजह से टेक प्लेस करता रहता है। डेफिनेशन आइए समझते हैं। द वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी विच टेक प्लेस अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स एक्टिंग ऑन इट। यस, एक बाहरी फोर्स है जो उस पर लगातार क्या कर रही है, उस पर एक्ट कर रही है। तो जैसे ही उसका एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, फिर वो फोर्स उसे क्या कर रही है, वापस उसे क्या कर रही है, फुल मोशन में, फुल एम्पलीट्यूड में ले आ रही है। एक एग्जांपल आइए समझते हैं। मैंने कहा आपके घर में एक झूला है ना, और आप उस झूले में बैठे हैं, यस, और आपका भाई आपको पीछे से क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। आप क्या करते हैं, यस, जैसे ही आप धीरे होते हैं फिर वो क्या करता है, आपको फिर जोर से पुश कर देता है। तो इस एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की वजह से आपका एम्पलीट्यूड पहले कम हो रहा था, थोड़ी एनर्जी लॉस हो रही थी, है ना, रेजिस्टिव फोर्स की वजह से डैम्प्ड वाइब्रेशन हो रहा था। बट जैसे ही उसने क्या कर दिया, जोर से धक्का मार दिया, आप फिर से क्या हो गए, यस, ऊपर आ गए और प्रोसेस चलता रहेगा, है ना। या आप खुद भी अपना पैर मार करके, यस, अपने फोर्स लगा करके भी क्या करते हैं, झूले को अपनी
कांस्टेंट एम्पलीट्यूड को मेंटेन कर सकते हैं। तो ये जो फोर्स बाहर से लग रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? यस, इस फोर्स को बोलते हैं ड्राइविंग फोर्स। आइए एक एग्जांपल से भी समझते हैं कि अगर कोई ट्यूनिंग फॉर्क हो, यस, एक ट्यूनिंग फॉर्क को आप तेजी से क्या करिए, रबर पैड से स्ट्राइक करिए और उसके स्टेम को, यस, उसके स्टेम को क्या करिए, टेबल के टॉप पे टच कर दीजिए, क्योंकि ट्यूनिंग फॉर्क बहुत तेजी से वाइब्रेट कर रहा होगा। जैसे ही आप टेबल पे टच करेंगे तो टेबल का टॉप बहुत जोर जोर से क्या करने लगेगा, वाइब्रेट करेगा और ज्यादा साउंड के साथ, ज्यादा तेजी के साथ, फोर्स के साथ वो वाइब्रेट करने लगेगा। ये एक फोर्स्ड वाइब्रेशन का एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल, यस, आपने देखा होगा कि जो गिटार प्ले करते हैं, है ना, तो गिटार के नीचे एक साउंड सा हॉलो का बॉक्स होता है, देखा है आपने, ध्यान दिया है? तो जब स्ट्रिंग को दबा करके वो लोग जोर से स्ट्रिंग को, यस, स्ट्राइक करते हैं अपनी फिंगर्स के साथ, गिटार प्लेयर करने वाले, तो जो उसकी स्ट्रिंग है वो वाइब्रेशंस उसके कहां चले जाते हैं, उस हॉलो बॉक्स में चले जाते हैं, जिससे उसकी साउंड कई गुना क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो फोर्स्ड वाइब्रेशन की वजह से गिटार क्या करता है, लाउड साउंड प्रोड्यूस करता है। एज लॉन्ग एज आर्टिस्ट गिटार को, यस, स्ट्राइक करता रहेगा, है ना, तब तक क्या हो जाएगा, तेज आवाज आती रहेगी। तो फोर्स्ड वाइब्रेशन तब तक एग्जिस्ट करेगा जब तक कि क्या होगा, यस, वो ड्राइविंग फोर्स, जिसे हम कह रहे हैं एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स होगा। यस, इसीलिए कई बार इसको क्या बोला गया है, सिंपैथेटिक वाइब्रेशन। सिंपैथेटिक वाइब्रेशन फोर्स्ड वाइब्रेशन में ही होता है। जब क्या होता है, लॉस ऑफ एम्पलीट्यूड, लॉस ऑफ एनर्जी के बाद क्या होता है, फिर से क्या होता है, एक ड्राइविंग फोर्स उसे वापस अपने सेम एम्पलीट्यूड पर ले आता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने दरवाजा खोला हो और आपकी खिड़की वहां पे बंद हो गई हो? कभी ऐसा हुआ है? अच्छा, आप अपनी मोटरसाइकिल पे कोई गियर लगा रहे हैं, लेट्स से गियर 1 लगा रहे हैं और गाड़ी बहुत तेज आवाज कर रही है, पर जैसे ही आप गियर 2 पे ले जाते हैं, गाड़ी की थोड़ी आवाज, शोर थोड़ा कम हो जाता है इंजन का, और 3 पे ले जाते हैं, शायद आवाज और कम हो जाती है, और 4 में तक तो गाड़ी एकदम स्मूथ चलती है। ऐसा होता है आपके साथ? क्या आप जानते हैं इसका कारण क्या है? जी हाँ, रेजोनेंस। तो when the frequency of externally applied periodic force on a body is equal to its natural frequency। फिर से अब समझते हैं हम क्या कहना चाहते हैं। अगर क्या हो, किसी बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी, हर बॉडी की अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, बन जाए इक्वल टू क्या हो, अप्लाइड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये अप्लाइड फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी बॉडी में, कहां से आ जाएगी? जब किसी बॉडी में हम क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे, यस, एक्सटर्नली पीरियोडिक फोर्स लगाएंगे। अगर उस फोर्स से बॉडी की फ्रीक्वेंसी, यस, नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी, तो बॉडी लार्जर एम्पलीट्यूड से, यस, लार्जर एम्पलीट्यूड से मूव करेगी। हम इस फिनोमेना को कहते हैं रेजोनेंस, और जिस वाइब्रेशन से वो मूव कर रही है, यस, रेजोनेंट वाइब्रेशन। चलिए आगे देखते हैं। तो अगर क्या हो जाए, एक्सटर्नली अप्लाइड, यस, जो बाहर से हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यस, तो उसका नाम हो गया फोर्स वाइब्रेशन, क्योंकि बाहर से आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। बट ये वाइब्रेशन किसके बराबर बन जाए, बिकम इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी, उस बॉडी के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर आ जाए, तब क्या हो जाएगा, तब बॉडी वाइब्रेट करेगी और बड़े, यस, एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेगी। ठीक है, इसी को कहते हैं रेजोनेंस। एक एग्जांपल से समझते हैं पहले, है ना, फिर देखते हैं। एक ट्यूनिंग फोर्क है ए, है ना, और एक सिमिलर साइज का सिमिलर शेप का ट्यूनिंग फोर्क ले लिया बी। तो ए और बी दो ट्यूनिंग फोर्क ले लिया, और क्या करना है, ट्यूनिंग फोर्क ए को जोर से रबर पैड पे स्ट्राइक करना है, और एक साउंड बॉक्स, ये रहा साउंड बॉक्स, देखिए ये रहा साउंड बॉक्स। साउंड बॉक्स पे ऐसे माउंट कर देना है कि इसका फेस कहां हो, यस, इसका फेस हो ट्यूनिंग फोर्क बी के सामने। ठीक है, देखिए इसका फेस कहां पे है, ट्यूनिंग फोर्क बी के सामने है। तो ट्यूनिंग फोर्क ए को मैंने क्या किया, वाइब्रेट करा दिया, यस, ये ट्यूनिंग फोर्क ए वाइब्रेट कर रहा है बहुत तेजी से, और इससे जो वाइब्रेशंस पैदा हो रही हैं, यस, इस साउंड बॉक्स में जो वाइब्रेशंस पैदा हो रही हैं, ये जा रही हैं कहां पर,
ट्यूनिंग फॉर्क बी के पास, और जब ये वाइब्रेशंस इस पे जाती हैं तो ये ट्यूनिंग फॉर्क भी क्या करता है, उस फोर्स्ड वाइब्रेशन की वजह से ये स्टार्ट वाइब्रेटिंग करता है। पहले स्लोली वाइब्रेट करता है ट्यूनिंग फॉर्क बी, और फिर यस विद लार्जर एम्पलीट्यूड ट्यूनिंग फॉर्क बी भी वाइब्रेट करने लगता है। हो गया रेजोनेंस। आइए कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस जानते हैं। कब होगा रेजोनेंस, है ना? क्या हर फोर्स्ड रेजोनेंस रेजोनेंस है? नहीं, हर फोर्स्ड रेजोनेंस या हर फोर्स्ड वाइब्रेशन रेजोनेंस नहीं बनता है। आइए समझते हैं कंडीशन। इट अकर्स ओनली, क्या कंडीशन है? व्हेन द अप्लाइड फोर्स, यस जो हम एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स कर रहे हैं उसका फोर्स किसके बराबर हो जाए, यस उसका फोर्स किसके बराबर हो जाए, इक्वल टू दी नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अप्लाइड फोर्स से जो फ्रीक्वेंसी पैदा हो रही है वो फ्रीक्वेंसी यस किसके बराबर हो जाए, बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी। एग्जांपल एक और, चलिए आप झूले पे बैठे हैं, यस आप स्विंग पे बैठे हैं और किसी ने आपको क्या कर दिया, पुश कर दिया, ये तो हो गया फोर्स्ड, क्योंकि क्या हो गया, किसी ने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया। बट मैंने कहा कोई लगातार आपको क्या करे, पीछे से धक्का मारते रहे, तो आप देखेंगे थोड़ी देर बाद आप बहुत हायर एम्पलीट्यूड के साथ झूले पे ऊपर नीचे झूलेंगे। ऐसा होता है, तब उसको एफर्ट भी कम लगाना पड़ता है, जो आपको फोर्स लगा रहा होता है उसको एफर्ट भी कम लगाना पड़ता है, क्योंकि आप क्या करते हो, रेजोनेंस में चले जाते हो। समझ गए ना? हायर फ्रीक्वेंसीज के साथ आप क्या करते हो, हायर एम्पलीट्यूड के साथ क्या करते हो, आप मूव करना शुरू कर देते हो, रेजोनेंस हो जाता है। जो इंजन के पार्ट्स का एग्जांपल दिया, यस खिड़की और दरवाजे का एग्जांपल दिया, यस दरवाजा खोला तो आपकी खिड़की वहां बंद हो गई, या यहां दरवाजा बंद किया तो वहां की खिड़की खुल गई। तो ऐसा इसलिए हुआ कि दोनों की नेचुरल फ्रीक्वेंसी अगर मैच करती होगी तो जिस पॉइंट पे दोनों इक्वल हो जाएंगे वाइब्रेट करने के समय, तो वो आपस में क्या करेंगे, यस अपने फ्रीक्वेंसीज को शेयर करेंगे, एनर्जी को शेयर करेंगे। नतीजा वो बॉडी भी क्या करने लगती है, यस एक बॉडी की वजह से दूसरी बॉडी भी क्या करने लगती है, मूव करने लगती है। आइए एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल और देखते हैं, जहां पर आप यस स्क्रीन पे देखेंगे। यस देखिए क्या हो रहा है, एक रबर स्ट्रिंग है, लेट्स से मैंने नाम दे दिया PQ। यस ये रबर की स्ट्रिंग लगी हुई है। याद रखिएगा इलास्टिक मटेरियल की चीज होनी चाहिए ऊपर, है ना, सॉलिड हार्ड मटेरियल नहीं होना चाहिए। अब आपके पास इसमें 4 पेंडुलम दिखाई दे रहे हैं। पेंडुलम A और पेंडुलम B इक्वल लेंथ के हैं। इससे क्या होगा, यस दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि पेंडुलम A और पेंडुलम B की लेंथ सेम है। फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है बॉडी के शेप पे, बॉडी के साइज पे। तो क्योंकि दोनों की साइज सेम है, यस तो इसीलिए दोनों की क्या होगी, फ्रीक्वेंसी सेम होगी। देखिए पेंडुलम C छोटा है ना, पेंडुलम D भी, यस पेंडुलम D भी छोटा है। तो अब क्या होगा, पेंडुलम C और D की फ्रीक्वेंसी यस A के और B के बराबर नहीं होगी। C की फ्रीक्वेंसी, यस फ्रीक्वेंसी ऑफ C मैंने लिख दिया F और छोटा c विल बी ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ A। मैंने छोटा सिंबल बनाया, FC लिखा, फ्रीक्वेंसी ऑफ C इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ A। हाँ फ्रीक्वेंसी ऑफ D जो होगी, क्योंकि वो सबसे लंबा है, यस सबसे ज्यादा लेंथ देखिए ध्यान से, तो सबसे छोटी होगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ A विल बी ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ D। क्योंकि लेंथ ज्यादा है तो लेंथ और फ्रीक्वेंसी इनवर्स हो जाते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आइए समझते हैं क्या करेंगे। आइए रेजोनेंस का एग्जांपल से समझते हैं। तो जैसे ही हम क्या करते हैं, पेंडुलम A को क्या करते हैं, यस पेंडुलम A को यस पुश कर देते हैं, पेंडुलम A को धक्का मार देते हैं। तो जैसे ही पेंडुलम A मूव करना शुरू कर देगा, यस जैसे ही पेंडुलम A को हम क्या करेंगे, धक्का मारेंगे, तो सबसे पहले कौन सा पेंडुलम मूव करेगा, सबसे पहले कौन सा पेंडुलम मूव करेगा, यस पेंडुलम B मूव करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। फ्रीक्वेंसी ऑफ A इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ B। फ्रीक्वेंसी ऑफ A जो कि क्या है, यस फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी है, और इसके पास फ्रीक्वेंसी ऑफ B जो होगी वो उसकी खुद की नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी। तो दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, सेम हो गई। रेजोनेंस का कंडीशन पूरा हो रहा है। सो नाउ B ऑल्सो स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग। अब जैसे ही क्या होगा,
बी वाइब्रेट करने लगेगा, यस बी वाइब्रेट करेगा, तो पहले वो स्लो वाइब्रेशन करेगा, स्मॉलर एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा, पर थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, इसका एम्पलीट्यूड, यस बी के वाइब्रेशन की एम्पलीट्यूड किसके बराबर हो जाएगी, ए के बराबर हो जाएगी। थोड़ी देर बाद उसका एम्पलीट्यूड ए के बराबर हो जाएगा, और ए का धीरे धीरे क्या होने लगेगा, एम्पलीट्यूड कम होने लगेगा, क्योंकि वो अपनी एनर्जी लूज कर जाएगा, यस उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, यस और बी का एम्पलीट्यूड और बढ़ता जाएगा, क्योंकि याद रखिएगा रेजोनेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड हाई होता है, इंक्रीज्ड एम्पलीट्यूड होता है, इसीलिए बी ज्यादा क्या करेगी, तेजी से क्या करने लगेगी, वाइब्रेट करने लगेगी। बट कुछ देर बाद बी भी क्या करने लगेगा, यस कुछ देर बाद बी अपना एम्पलीट्यूड लूज कर जाएगा और ए फिर से क्या करने लगेगा, फिर से मूव करने लगेगा, एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूस। ठीक है, ये सीरीज में चलता रहेगा। अब बारी आती है सी की, जो सी नाम की बॉडी है, यस ये जो पेंडुलम सी है, यस ये जो पेंडुलम सी दिखा, यस सी और डी अब इसके बाद वाइब्रेट करेंगे, पर सी की फ्रीक्वेंसी मैंने बताया था ज्यादा है ना, क्योंकि इसकी लेंथ बहुत कम है, तो सी वाइब्रेट करेगा और डी वाइब्रेट करेगा स्मॉलर एम्पलीट्यूड से, यस इनके पास क्या होगा, एम्पलीट्यूड बहुत कम होगा, किनका, सी और डी वाले पेंडुलम का, क्योंकि ये दोनों फोर्स्ड वाइब्रेशन करेंगे, रेजोनेंस नहीं करेंगे। रेजोनेंस क्यों नहीं करेंगे बताइए, रेजोनेंस क्यों नहीं करेंगे, सी और डी वाले, यस सी और डी रेजोनेंस क्यों नहीं करेंगे, रेजोनेंस इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी के बराबर नहीं है ना, क्योंकि ए और बी की लेंथ बराबर है, इसीलिए दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी और अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगी ए और बी के केस में। ये रूल सी और डी पे अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि शॉर्टर लेंथ की है और ये लॉन्गर की है, ठीक है, बराबर नहीं है। समझ में आ रहा है, यस तो लाइक बटन प्रेस करो, और फिजिक्स इजी है, आपको सिर्फ क्या करना है, यस थोड़ा सा हिम्मत बांधनी है, थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है और घबराना नहीं है, क्योंकि फिजिक्स से भागने से सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, फिजिक्स लगा करके, फिजिक्स समझकर, फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, सिर्फ जरूरत है क्या करने की, प्रैक्टिकल अप्रोच की, यस रियल लाइफ से, प्रैक्टिकल लाइफ से आप क्या करिए, इसको इमेजिन करिए, सोचिए, रीजन जानिए, तब आपको क्या होगा, फिजिक्स इंटरेस्टिंग लगेगा। हाँ फिजिक्स का न्यूमेरिकल, यस जब तक आप स्वयं नहीं लगाएंगे, आपको दुनिया की कोई भी ताकत, यस कोई भी ताकत क्या कर सकती है, फिजिक्स में स्मार्ट और अच्छा नंबर नहीं दिलवा सकती है। तो अगर आप चाहते हैं, यस अगर आप चाहते हैं अपने बेस्ट देना, अपने फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करना, तो यस न सिर्फ वीडियो देखिए, साथ में नोट्स, सेल्फ नोट्स बनाइए, अपने नोट्स बनाइए, यस अपनी लैंग्वेज में बनाइए, है ना, इनकी हेल्प लेकर के, और नोट्स के साथ न्यूमेरिकल लगाइए। फिजिक्स के किसी भी चैप्टर को यस समझना हो, बस चैप्टर का नाम टाइप करिए और लिखिए बाय सर तरुण रूपानी, यस मेरा नाम टाइप करिए, आई एम श्योर यस द वीडियो इज विथ यू इन सिंपल लैंग्वेज टू हेल्प यू आउट। सो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप नोट्स भी बना सके साथ।